नमस्कार, एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे में काफ़ी कुछ होगा आपके लिए। खास तौर पे हमारे सर्किट गुरु एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते साहब, आप लोग की तमाम क्वेरीज। तो जब हेल्पलाइन कह रहा हूं तो आप लोग की स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर फ्लैश आउट होंगे। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज लूँ आप लोगों की, और आज ट्विटर वाली क्वेरीज नहीं लेके कोशिश है कि ज़्यादा जो रीच आउट कर रहे हैं शो के दौरान उन लोग की क्वेरीज सॉल्व करी जाएं, क्योंकि सबको बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। और साथ में मिड डे जैकपॉट आइडिया भी हाईलाइट करूंगा। लेकिन एक काम करते हैं, शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जून सीरीज की एक्सपायरी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव, निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 100 पॉइंट फिसला। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड ने बनाया दबाव, बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी। जून वायदा की एक्सपायरी आज, सीएनबीसी आवाज पोल में 50% ट्रेडर्स ने कहा 10,300 से 10,400 के बीच एक्सपायरी संभव। निफ्टी बैंक 21,500 के नजदीक हो सकता है एक्सपायर। आईएफएल फाइनेंस में प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी, आ सकता है ओपन ऑफर। आईएफएल ग्रुप के तमाम शेयरों में जबरदस्त तेजी। वेदांता डीलिस्टिंग से जुड़ी बिग एक्सक्लूसिव, बैंकों के साथ इस हफ्ते फंडिंग समझौता संभव। फंडिंग के लिए हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का हो सकता है इस्तेमाल। ₹15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री शेयरों में जोरदार तेजी। उमंग डेयरी में 20% का अपर सर्किट लगा। 2020 में दी थी खरीदारी की सलाह। पराग मिल्क, प्रभात डेयरी में भी जमकर खरीदारी। और सीएनबीसी आवाज के जैकपॉट सूर्य रोशनी ने कराई जमकर कमाई, शेयर में 10% का ऊपरी सर्किट। जीनस पावर, क्विक हील में भी 10 से 12% की तेजी। 2020 में नीरज ने दी थी इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ूं, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। और कल का मूड माहौल वैसे ही एक्सटेंड होता हुआ तो वोलेटाइल सेशन कहना चाहिए आज की ट्रेडिंग में आपको फिर नजर आएगा। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन्स पर आएंगी, जिसमें एक समय निफ्टी में लोअर लेवल से शुरुआत सुस्त हुई थी, कमजोर हुई थी, क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े से मिक्स थे, थोड़ा वीकनेस की तरफ थे। रिकवरी आई लोस से और हमने निफ्टी को हरे निशान में जाता हुआ देखा था। 50 पॉइंट तक ऊपर गए हम लोग, उसके बाद स्लिप हुए 10,190 तक के जोन्स पे गए। आज के डेज के लोस 10,195 है मेरे ख्याल से, और उन लोस से आप देखिए धीरे धीरे करके अब वापस रिकवरी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस समय 10,275 के जोन्स के आसपास, तो कई आधे % की कमजोरी से अब हम रिकवर होते हुए 1/4% के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। निफ्टी बैंक में थोड़ी वीकनेस ज्यादा है, और वही बैंकिंग और फाइनेंशियल साइड की पॉकेट है, जिससे आज फिर दबाव बनता हुआ। तो कल भी फिर इसलिए वर्ड यूज करा क्योंकि कल आपको याद होगा निफ्टी बैंक में आईसीसी बैंक की अगुवाई में बहुत तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, जो भारी पड़ गया था निफ्टी और सेंसेक्स पर। आज भी बैंकिंग और फाइनेंशियल एक ऐसी पॉकेट है जिसमें दबाव है, और दूसरा आईटी है। ये दो हैवीवेट पॉकेट्स हैं बाजार की, जो इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर रही हैं, और उसका खामियाजा भारतीय बाजार भुगतते हुए। लेकिन एक काम करते हैं, एक्सपायरी है अब से कुछ ही घंटों बाद, मेरे ख्याल से मैं प्रिसाइसली 3 घंटे बचे हैं एक्सपायरी के लिए। एग्जैक्टली आधा ट्रेडिंग सेशन हुआ है, आधा बचा हुआ है। सतपुते सर, एक्सपायरी तक के लिए कोई बेट ले रहे हो क्या आप निफ्टी बैंक पे? नहीं आशीष, मुझे लगता है कि हमने निफ्टी पे एक व्यू लिया था 10,550 का ऑन और बिफोर एक्सपायरी, और 10,550 के बाद 10,640 तक एक जगह दिख रही थी। लेकिन लुकिंग एट द ओवरऑल ट्रेंड, मुझे लगता है कि आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते रहोगे तो आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ पे अच्छे मिस होते हैं। जैसे कि मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था कि आपने देखिए कल भी एक हटसन एग्रो करके दिया था, which was up by 10%। क्लोजिंग भी मुझे लगता है 10-12% ऊपर ही हुई थी, और आज का सुबह का सूर्य रोशनी, मुझे लगता है कि जो आपके जो आप पिक दे रहे हैं जहाँ जिसके मिड कैप में, तो बस जहाँ पे वहां पे काम करें, ना कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें
तो फिर यहाँ का जो मूव है वो मिस आउट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीटली फ्रेश व्यू मैं अगले हफ्ते ले लूंगा। तो ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करें। और वाकई जब निफ्टी थोड़ा सल्क कर रहा हो, अच्छा मार्केट में वोलेटिलिटी काफी है, 1/4 की बात कर रहा था, फिर आधे % के दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ, तो कुछ रिकवरी की कोशिश थी। उन रिकवरीज में फिर से एक सेल ऑफ आता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। निफ्टी बैंक जो 1/4%, आधे % की कमजोरी की तरफ आ रहा था, वापस वीकनेस पकड़ता हुआ। तो वॉलेटाइल है, इसलिए मैंने कहा कल वॉलेटिलिटी का दायरा बड़ा था, आज दायरा थोड़ा छोटा है, लेकिन आज भी कली की तरह वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होगी। राजेश सर कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे हमें फोकस करना है, और ब्रॉडर मार्केट्स वो मूड माहौल अभी भी आपको रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आएंगी। जब मैं कह रहा हूं निफ्टी बैंक में प्रेशर है, सेंसेक्स में दबाव है, जरा मिड कैप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आधे % के आसपास की, 1/3 से आधे % के आसपास की मजबूती के साथ आपको मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स फिर हरे निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और मार्केट ब्रेथ, जब मार्केट ओवरऑल वीक है, मार्केट ब्रेथ इवनली पॉइज्ड अभी भी नजर आएगी। तो ब्रॉडर मार्केट्स में लोग शायद इस समय अभी भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडेक्स बड़े प्लेयर्स के लिए छोड़ दीजिए। ब्रॉडर मार्केट, जैसे राजेश सतपुते सर खुद कह रहे हैं कि अगले हफ्ते अब निफ्टी बैंक की रणनीति पर फोकस करेंगे। इस समय स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आप लोगों को फोकस बनाना है। चलिए इसी कड़ी में फिर एक काम करते हैं, जब स्टॉक स्पेसिफिक बात हुई है तो डायरेक्टर साहब आज के मिड डे जैकपॉट का जरा स्टिंग प्ले आउट करेंगे प्लीज। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स इमर्ज हो रही हैं, आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। अखबार उठाइएगा पिछले कुछ दिनों से, चाइना लाइमलाइट डॉग फिर से कर रहा है, और इस समय फिर से खबरें आ रही हैं कि उनकी साइड ऑफ LAC में अब फिर से बिल्डअप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है चाइनीज मिलिट्री का, और ये हेडलाइंस हैं हर पेपर की आज फिर से। तो वो चाइना स्टैंड ऑफ एस्केलेट हो रहा है। बिजनेस पेपर्स में आप पढ़ रहे होंगे कि दूसरी हेडलाइन जो है कि प्राइवेट प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तैयारी करी जा रही है इंडिया के प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स को। तो वो एक बड़ी हेडलाइन बनती हुई नजर आ रही है। इसरो चीफ के कई जगह आपने इंटरव्यूज कैरी होते हुए भी देखे होंगे। तो इन दोनों खबरों के बैकड्रॉप पे, इसलिए मैंने कहा कुछ की थीम्स इमर्ज हो रही हैं। डिफेंस थीम पे तो मैंने कई सारे स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, ना सिर्फ डिफेंस बल्कि स्पेस को लेकर भी अब वो थीम जो इमर्ज हो रही है, उसमें एक कड़ी पे स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। ये स्क्रीन्स पर आएगा आपके स्टॉक। ये कंपनी जो है RF और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की लीडर है इस देश में। और ये कंपनी खास तौर पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 वर्टिकल्स हैं इस कंपनी के। इसके अलावा ये कंपनी हाइड्रो या मेट्रोलॉजी में भी है, तो वाटर लेवल मैनेजमेंट जो होता है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो लगाए जाते हैं, ऑटोमेटिक रेन गॉज जो लगाया जाता है, वो सब भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और डिफेंस का जब स्टैंड ऑफ की बात सामने आई थी, आपको बताया होगा इसी हम लोगों ने कई बार कि आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है प्रोक्योरमेंट को लेकर, है ना। वो 500 करोड़ रुपए का आर्मी को पैसा दिया गया था प्रोक्योरमेंट को लेकर। उसके बाद अब ये स्टैंड ऑफ एस्केलेट हो रहा है। प्रीटी श्योर कि आर्मी डिफेंस फोर्सेस का आउटले जो है वो इवेंचुअली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ा एक टेलविंड है इन कंपनीज के सामने। दूसरी बात, कई सारी ये जो स्पेस रिसर्च से डिपेंडेंट कंपनीज हैं, इनके बड़ा तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि आप सब जानते हैं इसरो ने क्या कमाल करके दिखाया था पिछले कई सालों में। तो हमारा बजटरी स्पेंड भी स्पेस टेक्नोलॉजी पे बढ़ता हुआ नजर आया, स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ता हुआ नजर आया। और अब तो कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तैयारी हो रही है सैटेलाइट्स और रॉकेट्स बिल्ड करने के लिए। तो अब जो खर्चा हो रहा था उसके बियॉन्ड अब प्राइवेट केपेक्स भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा बड़ा पॉजिटिव है स्पेस के लिए। ये कंपनी डिफेंस और स्पेस प्रोडक्ट्स जो बना रही है 25 साल से बना रही है। मेक इन इंडिया को टूल की हम लोग बात करते हैं, और कई सालों से डिफेंस और स्पेस के लिए बेहतरीन पार्टनर रही है ये कंपनी। 97-98 ऑड लेवल्स थे जब मैंने देखा था इस स्टॉक को। 109 साल के हाईज हैं, और ये स्टॉक अपने हाईज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साल के। इस तरह की स्ट्रेंथ ऑलरेडी इस काउंटर ने पकड़ी हुई है। वैसे इसके प्रीवियस हाईज 160-170 ऑड लेवल्स के आसपास आपको नजर आएंगे। FY20 की ऑर्डर बुक 700 करोड़ रुपए की मोबिलाइज करी इस कंपनी ने।
कुल ऑर्डर बुक लास्ट क्वार्टर की कंप्लीशन पे 1380 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पेंडिंग है इस कंपनी की। डिफेंस से 250 करोड़, मीटरोलॉजिकल और टेलीकॉम से 60 करोड़। तो ये जो मीटरोलॉजिकल टेलीकॉम के लिए भी हमने आईटीआई हाईलाइट करा था कुछ दिन पहले, ये कंपनी भी टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, तो एक और बड़ा टेलविंड वहां पे ये कंपनी पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। एक्सपोर्ट से 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए आसपास मोबिलाइज करती है। डीआरडीओ से फर्स्ट फुली फेज्ड एरे रेडार ऑर्डर मिला इस कंपनी को। स्ट्रैटेजिक डिकॉय का ऑर्डर मिला इस कंपनी को। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो एयरफोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके साथ ये कंपनी काम कर रही है। इसने रशियन जायंट के साथ एमओयू कर रखा है स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट को लेकर। तो रशिया हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं और ये कंपनी रशियन कंपनीज के साथ ऑलरेडी करार करके बैठी हुई है। रशिया क्या, इजराइल डिफेंस में बात करी जाती है। एस्ट्रा राफेल इस कंपनी की एक जॉइंट वेंचर है जो ऑलरेडी 140 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रही है। लास्ट क्वार्टर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पैंडेमिक कोविड के चलते काम रुका हुआ था, तो वो भी एक बड़ा ऑर्डर है इस कंपनी के पास। तो कई सारी चीजें हैं, ये दो डेवलपमेंट उसके चलते ये कंपनी जहन में आई। डिफेंस और स्पेस, इनको रडार पर रखिएगा और इससे जुड़ी कंपनीज रडार पर रहेंगी मेरे भी। तो एस्ट्रा माइक्रो, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा 100 ऑड लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ। सत्यव्रत सर इस पे चेक दीजिए, उसके बाद क्वेरीज भी सॉल्व करते हैं। आशीष एक बढ़िया पिक है। मैं यही यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा था। इसने अपने हर मूविंग एवरेज को, यानी 20 वीक्स, 50 वीक्स, 100 वीक्स और 200 वीक्स, ये पूरे का पूरा मूविंग एवरेजेस को इसने ब्रेकआउट दिया। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये अपने 20, 50, 100, 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली देखिए 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ऊपर में मुझे लगता है कि आशीष इसका पहला पड़ाव रहेगा करीबन 110 का, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है अगर आप वीकली चार्ट देखें तो ये एक नया हाई बनाएगा और प्रोबेबली 120 से 124 तक का टारगेट मुझे दिखता है। सो आई थिंक ये एक अच्छा टिप मिला है कि जहां पे आपको एक बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए। तो इट्स अ बाय अबाउ 100, स्टॉप लॉस होगा आपका 98.50 का और ऊपर में 110 का पहला पड़ा और उसके बाद 120 प्लस का टारगेट लेके काम करें। ठीक है, तो ये हो गया एस्ट्रा माइक्रो की बात। अब जरा क्वेरी सॉल्व करने की बात, और सबसे पहले जो सवाल आ रहा है प्रयागराज से, रविशंकर साहब शायद जुड़ चुके हैं। रवि जी गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास 3000 क्वांटिटी है इंडिया सीमेंट की 132 के रेट पे। 3 मंथ के हॉरिजन पे टाइम फ्रेम पे क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि इसका रिजल्ट सब पुअर आया है। 132 पे आपने खरीदा, रिसेंट हाइज के आसपास खरीदा, क्योंकि मोमेंटम में था इसीलिए ट्रेड में उतरे थे सर आप? नहीं, एक उसकी न्यूज आई थी कि वो है ना, तेजी दिखा रहा था। हाँ, और उनका एक न्यूज आया था जो उनके नए, जो क्या उनका नाम भूल गए, उन्होंने मेजर चंक लिया है इसमें, तो उनका कंट्रोलिंग स्टेक लेने की जो एक न्यूज आई थी। सही कह रहे हैं राधा कृष्ण दमानी साहब ने खरीदा है ना, तो वो बिल्कुल सही है। वो लगातार वहां पे उनकी तरफ से स्टेक बाइंग हो रही थी, पर ये स्टॉक ने ऑलरेडी लोअर लेवल से उस खबर के चलते बहुत तगड़ी तेजी दिखाई। उस तेजी के लास्ट लेग में जाके आपने शायद खरीद लिया। तो मोमेंटम को जब राइड कर रहे थे, मोमेंटम को जब चेस कर रहे थे, तो एक स्टॉप लॉस लगा के चेस करना था सर। पहली गलती वहां हो गई। अब तो खैर दूर नहीं है, 7 साढ़े 7 रुपए आपकी बाइंग से फिर भी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। सत्यव्रत सर क्या करना चाहिए? मोमेंटम को राइड कर रहे थे, 2-3 महीने का टाइम होराइजन है इनके पास, अब क्या करूं? आशीष देखो, 3 महीने का टाइम होराइजन अगर है तो प्रोबेबली दे कैन होल्ड। 120 का 120 के आसपास का इसका एक स्टॉप लॉस लगाइए। प्रोबेबली अगर आपको चाहे तो थोड़ा सा डीप लगा सकते हो, क्योंकि आपका टाइम होराइजन 3 महीने का है, जो मुझे पहले पता नहीं था। तो 115 का भी आपका स्टॉप लॉस चलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट जो है इसका प्रॉमिसिंग है। कुछ नहीं तो आपका लॉस तो नहीं होगा, इतना तो मुझे चार्ट पे दिखता है। सो आपका स्टॉप लॉस होगा 120 के नीचे 115 पे, और ऊपर में जो टेक्निकली पहला टारगेट दिखता है वो 150 का है, जहां पे आपको एग्जिट मिल जाएगी। चलिए, आपकी स्क्रीन पर बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स, लेकिन अभी सिर्फ बॉटम लाइन के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। तो घाटा का आंकड़ा तो बड़ा है, खैर इसमें कोई शक नहीं। 900 करोड़ रुपए के लॉसेस की एक्सपेक्टेशन के सामने 3,500 करोड़ के लॉसेस आते हुए, हाँ, ये एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट तगड़ा दिख रहा था। 1 मिनट वो फ्लैश मेरे हाथ से मिस हो गया। तो घाटे के आंकड़े पे फोकस मत करिएगा, बाकी वर्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है। और नेट एनपीए 6% से घटकर 3.9% क्यू ऑन क्यू।
210 बेसिस पॉइंट्स का नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट आता हुआ, और शायद वही रीजन है स्टॉक आपको मेरे ख्याल से मजबूती दिखाएगा, तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अब ये एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट के पीछे वजहें क्या, ये सब देखना होगा। मोरेटोरियम में कितनी बुक है ये देखना होगा, है ना, ये सब कंसर्न्स हो सकते हैं। लेकिन इस समय वो नंबर्स पे रिएक्शन और स्टॉक 4% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। सतपुते सर क्विकली, बैंक ऑफ इंडिया बातचीत करते करते अब 4-4.25% का उछाल है। एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट अब तक सबसे बड़ा हाईलाइट है जिसके चलते ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। कहां तक जा सकता है और कोई ट्रेड बन रहा है? आशीष देखिए, ये आप ये कह सकते हैं कि जहां पे ओवरसोल्ड था 30 रुपए के आसपास, वहीं से इसमें एक रैली है 57.50 के आसपास एक करंटली ट्रेड हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड है जो कि करीबन 62 से लेकर 64 बनेगी। तो इसमें लेकिन ट्रेड पोजिशनली ना बना है क्योंकि 30 रुपीज से यहाँ पे पुल बैक है, और हमें सबको पता है पीएसयू बैंकिंग वैसे वीक काउंटर में से है। तो आपको अगर ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ करें, 54.50 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 62 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई कॉल इस स्टॉक पर। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हाईलाइट, 4.5% की मजबूती के साथ कामकाज। हाँ, अगला जो क्वेरी है वो अलवर राजस्थान से निशांत जी जोड़ते हुए। निशांत जी गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर मैंने वीआईपी के 100 शेयर ले रखे हैं 276 की रेट पे, और मैंने प्राज इंडस्ट्री ले रखे हैं 200 शेयर 72 की रेट पे। पहला आपने वीआईपी इंडस्ट्रीज बोला 276 के रेट पे, है ना? जी सर। और दूसरा प्राज कितने पे लिया हुआ है सर? सर 72 की रेट पे 200 शेयर। ठीक है, एक एक करके आता हूं। तो पहले वीआईपी पे चलते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज 276 पे लिया हुआ है राजेश सर। 200। अच्छा, ये जो आपने लिया हुआ है निशांत जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए याद से लिया हुआ है दोनों स्टॉक क्या, या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? सर ट्रेडिंग। निशांत जी स्टॉप लॉस नहीं लगाए या लगा रखा है कोई? नो सर, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ठीक है, अब तो अब ये गड़बड़ हो गया इसमें। सतुते सर, वीआईपी इंडस्ट्रीज 13-14 रुपए का लॉस हो रहा है, ट्रेडिंग का मन था, क्या करना चाहिए? दमकम है क्या? स्टॉप लॉस लगा के खड़ा रहूं, एग्जिट करूं जितने भी लॉसेस हैं उसके साथ? आप क्या करते अगर आपके पोर्टफोलियो में होता? और क्या ये उस तरह का स्टॉक है कि पोर्टफोलियो में होल्ड कर लिया जाए लंबा अगर भाव नहीं आ रहा तो? ऐसा है क्या? अच्छा देखो, इसी हफ्ते 22 तारीख को वीआईपी इंडस्ट्रीज में हमने टेक्निकल ब्रेकआउट देखा। ब्रेकआउट के बाद 2 दिन से ये सबड्यूड है। मैं सबड्यूड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वीकनेस है, बस साइडवेज हो गया क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद थक गया है। इसका अगर आप टेक्निकली देखें तो 250, 255, 260 यानी 250, 260 का एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, उसके नीचे इमीडिएट जाएगा ऐसा लगता नहीं है। तो अगर मेरी पोजीशन होती तो मैं 240 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहता। ऊपर में इसका पहला टारगेट बनता है 295। 295 का लेवल निकलने के बाद 325। सो लुकिंग एट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मुझे लगता है यहाँ पे मैं एक छोटी रिस्क लेके काम कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड रखें। अब ये दूसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज, 72 की खरीद और मेरे ख्याल से 65 पे इस समय चल रहा है सर। आशीष देखो, शुगर सेक्टर प्राज, हमें सबको पता है कि एक साइकिल होता है। तो फिलहाल थोड़ा सा ठंडा पड़ा है क्योंकि अभी चला, ऐसा नहीं कि ये चला नहीं। तो सबसे मुझे तो लगता है कि ये इस रैली में सबसे पहले पार्टिसिपेट करना जिसने शुरू किया वो इथेनॉल और हम लोग जो स्पेशलिटी केमिकल, तो ये सब पूरा शुगर सेक्टर इसी की तो बात करते थे। तो इतना सब चलने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, थोड़ा सा थक गया है। तो मेरे हिसाब से प्राज अगर आपके पास पोजीशन है तो आप फिलहाल तो बने रहे। 65.25 मुझे करंट प्राइस दिख रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 61 का। 61 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस होगा 74 का, 74 निकलने के बाद 82। ठीक बात। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाते जाते एक बार निफ्टी देख लीजिए, कुछ वीकनेस वापस परकुलेट होती हुई।
अब 1.25% से ज्यादा कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक 300 अंक नीचे इस समय कामकाज करता हुआ, और निफ्टी सेंसेक्स भी नियर डेज लोज, एट डेज लोज के आसपास आते हुए ऑलमोस्ट अब 3/4 से 1% का दबाव। सेंसेक्स 300 पॉइंट का प्रेशर झेलता हुआ, वो आप लोग की स्क्रीन के आरएचएस में देखिए, वो निफ्टी की चार्ट भी इंट्राडे चल रही है, किस तरह की वीकनेस इस समय बाजार में आ रही है। ब्रेक के उस पार लौटते हैं, देखते हैं बाजार की हालात, और सत्य सर से फिर कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे कॉल लेंगे। माउंट होता रह रहा है, वॉलेटाइल है, और वीकनेस के साथ, उस बायसनेस के साथ ही भारतीय बाजार इस समय ट्रेड करते हुए, और डाउ फ्यूचर्स भी दिखा रहे हैं कि आज शाम को 360 पॉइंट नीचे शायद यूएस की शुरुआत हो। तो कल 710 पॉइंट का एक तगड़ा करेक्शन आया था, आपको याद होगा जब वो कैलिफोर्निया के नंबर्स आए थे मेरे ख्याल से कोविड के, उसके बाद से वो डर हावी हो रहा था यूएस में ओपनिंग अप के साथ साथ वो पैंडेमिक के स्प्रेड आउट होने का, तो उससे वो मूड बिगड़ा था, और आज फिर वो दबाव वाला सेशन के इंडिकेशंस हैं, और ये सब कल्मिनेट हो रहा है हमारी एक्सपायरी की तरफ, इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वसनेस थोड़ी सी और ज्यादा क्रीप इन होती हुई इस समय आपको नजर आएगी। डॉक्टर साहब कोई गेस्ट है हमारे साथ, मेरे ख्याल से मुंबई से अशोक जी जुड़े हुए हैं? नहीं, अशोक जी जुड़े नहीं हुए हैं, तो ठीक है, अशोक जी की क्वेरी लेने से फायदा नहीं है, फिर अशोक जी होंगे तब उनके साथ उनकी बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, इस समय मार्केट्स पे नजर बना के रखिए। अगर सत्य सर, ये आप यूएस मार्केट्स भी चार्ट वार्ट चेक करते हो क्या? कौन सा करना है आप बताइए, मैं सब कुछ करते रहता हूँ। नहीं, क्योंकि हम लोग तो डाउ बैरोमीटर टाइप मानते हैं, नैस्डैक वैस्डैक तो अपनी चाल चलते हैं, हमारा मूड माहौल तो डाउ से सेट होता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। देखिए आशीष, अगर आप डाउ में रिकवरी देखें, तो देखिए इसकी जो रिकवरी है करीबन हमने देखा 18,000 के आसपास का लो बना, और 18,000 से ये फिर से करीबन 27,500 तक गया। ठीक है, तो 27,500 के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है करीबन 25,500 के आसपास। 25,500 क्या है, इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट, जहाँ पे आप 200 वीक्स मूविंग एवरेज देखते हो, एट द सेम टाइम या 200 डेज मूविंग एवरेज देखते हो। तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, टूटने के बाद फिर से थोड़ा तकलीफ हो सकता है। वीकनेस जो बढ़ रही है उन स्टॉक्स को जरा मेंशन करूंगा ब्रेक लेने से पहले। बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक स्क्रीन पर दिखाइएगा, सब में वीकनेस अब बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। एचडीएफसी फाइनेंशियल्स में वीकनेस उसमें अब बढ़ रही है, मेटल्स में वीकनेस आ रही है। तो हिंडाल्को देखिएगा आप किस तरह से कमजोरी पिछले कुछ मिनटों में दिखाता हुआ, क्योंकि ग्लोबल संकेत गड़बड़ाते हुए तो मेटल्स ऑब्वियसली थोड़े से बैकफुट में आते हुए, तो ये वो पॉकेट्स लार्जली फाइनेंशियल जो दबाव बनाती हुई। ब्रेक के उस पार मिड कैप्स का हाल और उस पर खास कार्यक्रम मिड कैप मंत्र हर्षदा के साथ। नमस्कार।